Hello everyone, welcome back to English Aura Institute. I am your UGC NET mentor. This is the third lecture on literary theories. Today's topic is structuralism. We have already discussed two literary theories. First is new criticism and second lecture on formalism. If you are not watching them, please go and check. आज की हम इस वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है वो इस बात पर जोर देती है कि हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। हमें उसको समझने के लिए उसको एक लार्जर स्ट्रक्चर में पोर्ट्रे करना होगा। हम उसको अकेला नहीं समझ पाएंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक चेस होता है। तो चेस में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जो चेस का गेम होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि किंग होता है, क्वीन होती है, और इसमें बिशॉप होता है, नाइट होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन क्वालिटी। हर एक कैरेक्टर की एक अपनी क्वालिटी होती है, एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और उनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है। तो उनको समझने के लिए, हर एक इंडिविजुअल को समझने के लिए हमें उसे एक बड़े स्ट्रक्चर यानी कि उस चेस के गेम के अंदर रख करके देखना होता है। तभी हम उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को, उनके एलिमेंट को समझ पाएंगे। और नेक्स्ट मैंने जो इस थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्ट्रक्चरलिज्म का, वो ये कहता है, स्ट्रक्चरलिज्म इज ए लिटरेरी थ्योरी दैट एनालाइज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब हम इस कीवर्ड को समझ लेते हैं। व्हाट इज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एक वो स्ट्रक्चर है जो कि छुपा हुआ होता है, बीनीथ है, मतलब उसके अंडर है और हिडन है। हम गेम के चेस की बात करें तो ऊपर से हमें एक गेम पता चल रहा है कि ये एक चेस है, लेकिन अगर हम इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इस गेम के रूल्स क्या हैं। ठीक है, उसमें जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, अगर किंग है, अगर क्वीन है, नाइट है, तो उनका आपस में क्या कनेक्शन है, या किस तरह से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम उसमें देखें, जो नाइट है वो एल शेप में मूव करता है और वो जंप कर सकता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर से। तो हम ये उसके एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है। इसमें हम एक लिटरेरी पीस ऑफ वर्क से एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं बहुत ही एक ईजी एग्जाम्पल कोट करूंगी, रोमियो एंड जूलियट का। अगर आपने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा हो, रोमियो एंड जूलियट, ऊपर से देखने में ये एक ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक लव स्टोरी है, एक रोमांटिक प्ले है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसमें देखेंगे कि जो लव है वो कॉन्फ्लिक्ट में है, सोसाइटी के, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इसमें बाइनरी अपोजिशन को दिखाया गया है, जैसे लव के अपोजिट में हेट है और सोसाइटल प्रेशर है। ये सारी हमें इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। हमें अगर कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, हमें उसे उस पूरे प्ले के अंदर रखकर ही समझना होगा। हम रोमियो के कैरेक्टर को इंडिविजुअली नहीं समझ पाएंगे, हम उसको अदर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि उसमें जो फैमिली है, मॉन्टेग एंड कैपुलेट, उनका क्या कनेक्शन है, क्या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और अगर रोमियो उसमें हीरो है तो टाइबल्ट उसमें एक विलेन का कैरेक्टर है, या उसके अपोजिट कैरेक्टर है। तो ये सब हमें उस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में दिखाई देगा और हम उसको आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। और इसमें थर्ड पॉइंट ये कहता है, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। हम किसी भी पीस ऑफ वर्क को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। मीनिंग जो आता है उसका, जो एक वर्क का मीनिंग प्रोड्यूस होता है, वो होता है रिलेशनशिप से और डिफरेंस से। जो भी
कैरेक्टर हमने एक एग्जाम्पल लिया रोमियो एंड जूलियट का, या हमने एग्जाम्पल लिया चेस का, तो उसमें हम उनको तभी समझ पाएंगे जब हम उनका डिफरेंस समझेंगे और उनका उन एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप समझेंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये कह रहा है फोकस ऑन अंडरलाइन स्ट्रक्चर, जो ऊपर दिया है उसी को मैंने आगे, उसमें अंडरलाइन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आएंगी, पैटर्न को वो स्टडी करेगा, किस पैटर्न में वो लिखा गया है, कोड्स को स्टडी करेगा, कन्वेंशंस क्या है और सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको स्टडी करेगा। और इसमें जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका एक और कीवर्ड आता है, वो है बाइनरी अपोजिशन। आगे हम जाकर के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाइनरी अपोजिशन क्या है, वन साइड तो एक आइडिया है और उसका अपोजिट भी एक आइडिया वर्क करता है, और इनका जो मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग निकल करके आएगा वो इन दोनों के रिलेशनशिप से ही आएगा। जैसे हम लाइफ को तभी समझ सकते हैं जब हमें डेथ का पता होगा, गुड को जब हम उसकी इंपॉर्टेंस को तभी समझेंगे जब हमें इविल का पता होगा। तो ये दोनों ही आपस में कनेक्ट हैं और ये जब मिलते हैं तभी ये कंप्लीट मीनिंग देंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ही क्या कहता है, ऑथर्स इंटेंशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ मीनिंग। जो ऑथर की इंटेंशन है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ मीनिंग नहीं है। जैसे कि हम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट लिया तो हमें उसमें ऑथर जो शेक्सपियर है उसका ये नहीं देखना है कि क्या उसने ये खुद एक्सपीरियंस किया था, ये उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मीनिंग कैसे निकलता है उस वर्क का या उस स्ट्रक्चर का, उस लैंग्वेज एंड कल्चर में। ठीक, अब हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसमें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है क्या। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी जो बनती है वो लैंग्वेज है, सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इन तीन एलिमेंट से मिलकर के बनी है। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो हमें क्या करती है, वो हमें प्रोवाइड कराती है साइन को। साइन जैसे कि अगर हमने रोज को रोज कहा तो ये सोसाइटी ने हमें ये एक वर्ड दिया, एक साइन दिया जिससे हमने रोज को रोज कहा, कैट को कैट कहा, बैट को बैट कहा। ये सिस्टम ऑफ साइन है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ साइन। ठीक, उसके बाद क्या है, अब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या करता है काम, सिस्टम करता है कनेक्ट करने का, उनको ये कनेक्ट करेगा चीजों को। ठीक है, इसमें ही बाइनरी अपोजिशन वाला एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि जैसे अगर गुड है तो इविल को कनेक्ट करेगा, ठीक है, लव है तो वो हेट से कनेक्ट होगा। और हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं समझ पाएंगे। अगर किंग है तो क्वीन होगा, ठीक है, मेल है तो फीमेल होगा। तो ये सिस्टम क्या करता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो मीनिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, वो मीनिंग को प्रोड्यूस करेगा सिस्टम के अंदर। जो अंडरलाइन पैटर्न है उसके अंदर वो कंप्लीट मीनिंग हमें देगा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से स्ट्रक्चरिज्म का एक फॉर्मूला सेट होता है। नेक्स्ट समझते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो उसका ओरिजिन हुआ है फ्रांस में, और कब हुआ है, 1950s एंड 60s। ये पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत होती है कि कब हमारा एक मूवमेंट है जो आया है। और इस टर्म को पहली बार किसने कॉइन किया है, रोमन जैकॉब्सन ने, जो कि खुद हमने अभी जो इससे पहली थ्योरी पढ़ी है फॉर्मूलिज्म, ये उससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रक्चरलिज्म से भी रिलेट करते हैं। 1929 में इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म टर्म को कॉइन किया था। जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है वो मेजरली किससे स्टार्ट होती है, किनके वर्क से, क्लाउड लेवी स्ट्रॉ, ठीक, एंड रोनाल्ड बार्थेस। क्लाउड लेवी स्ट्रॉ खुद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं। तो ये जो हमारी ओरिजिन कहाँ हुआ है, फ्रांस में 1950s एंड 60s में, और स्टार्ट किसने किया है, रोमन जैकॉब्सन ने। और जो फेमस फिगर है इसकी क्लाउड लेवी स्ट्रॉ, जिनके वर्क से ये स्टार्ट होता है, और रोनाल्ड बार्थ्स खुद एक स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं। बाद में जाकर के ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से भी कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, एक बैलेंस समझने के लिए हम न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का कंपैरिजन समझ लेते हैं। जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो फोकस करता है टेक्स्ट पर,
लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो फोकस करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और एक सिस्टम पर फोकस करता है कि किस तरह से एक लैंग्वेज है, जो एक पीस ऑफ वर्क है, वो किस तरह से काम करता है। और ये फोकस करता है क्लोज रीडिंग पर, न्यू क्रिटिसिज्म। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या यूज करता है, स्ट्रक्चर एंड लिंग्विस्टिक एनालाइज को। उसके बाद जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो मीनिंग उसका क्या होता है, विद इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ही उसका अपना मीनिंग है। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो मीनिंग कैसे देता है, वो रिलेशनशिप, उन साइंस के आपस में क्या रिलेशनशिप है उससे वो मीनिंग निकलता है। और न्यू क्रिटिसिज्म एम्फेसाइजेस ऑन आयरनी पर फोकस करेगा, पैराडॉक्स, टेंशन और एम्बिग्विटी पर। जबकि जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है वो साइंस पर ध्यान देगा, कोड्स पर, बाइनरी अपोजिशन पर और लैंग्वेज एंड पैरोल पर ध्यान देगा। ऑथर की इंटेंशन इसमें बिल्कुल इररेलेवेंट है, कोई भी इसमें हमें ध्यान नहीं दिया जाता कि ऑथर की इंटेंशन क्या है। ऑथर और राइटर दोनों ही वो बाहर कर देता है। और इसमें ऑथर इज नॉट अ सोर्स ऑफ मीनिंग, ऑथर कोई भी सोर्स नहीं रखता मीनिंग की। मीनिंग जो आता है वो हमारे स्ट्रक्चर से आता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से आता है और कल्चर सिस्टम से आता है। कल्चर सिस्टम का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि हमें सोसाइटी ने अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक साइन है, एक वर्ड है रोज, उसका वो क्या है, वो सिंपली एक फ्लावर है। लेकिन सोसाइटी ने कल्चरली हमें क्या कहा कि ये सिंबल किस किस चीज का, कल्चरली हम इसको समझे तो ये सिंबल है लव का, रोमांस का, ठीक, लव और रोमांस का और पैशन का ये सिंबल है रोज, कल्चर सिस्टम में अगर हम इसको रख करके समझें। नेक्स्ट, अब हम इसमें समझते हैं मेजर थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं और उनके की कॉन्सेप्ट क्या है और उनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। सबसे पहले जो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहे जाते हैं वो है फर्डिनांड डी सेश्योर। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इनका मेजर वर्क है वो कैसे पब्लिश हुआ था, कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक, ये फाउंडेशनल वर्क कहा जाता है, लिंग्विस्टिक थ्योरी का फाउंडेशनल वर्क है, ठीक है। और ये जब जिनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो वहां पर जो इन्होंने 1906 से लेकर के 1911 तक जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे, उनको उनके दो स्टूडेंट चार्ल्स बैली और एल्बर्ट स्काई ने कंपाइल किया, उनको इकट्ठा किया और उसको एक वर्क की फॉर्म में पब्लिश किया जो कि कहलाया कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक। ये क्वेश्चंस इंडिविजुअली ये पूछा गया है कि ये कब से कब तक का इसमें कंपाइलेशन है और कौन दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये कंपाइल किया था और कब ये पब्लिश हुआ और कौन सी यूनिवर्सिटी में, ये तक पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर में। तो ये जिनेवा यूनिवर्सिटी में था, जब इनके लेक्चर्स थे तब ये कंपाइल की गई थी, ठीक है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट टर्म हो जाए, इम्पोर्टेंट चीजें हो गई इनके वर्क से रिलेटेड। अब हम इनके टर्म को समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इनके ये दो टर्म है, लैंग्वेज एंड पैरोल, इसी से ही 10 से 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक, घुमा घुमा करके वो पूछते हैं। अगर आपको की कॉन्सेप्ट पता है तो चाहे वो कितना भी इसको उलट पुलट करके पूछे, आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, ठीक। तो हम इसमें सबसे पहले हम पहला ही टर्म समझ लेते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो आपका है सिस्टम है लैंग्वेज का, ठीक। बस इसको इतना ही याद करें कि सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, किस तरह से एक लैंग्वेज वर्क करती है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक सिस्टम है एक लैंग्वेज का। और पेरोल उसको बोलने का तरीका है, फिजिकल एटरेंस है, जिस तरह से वो बोली जाएगी। इंडिविजुअल किसी भी लैंग्वेज को यूज करेगा तो वो पेरोल कहा जाएगा। तो इसमें आप इसको ये लिख लीजिए, इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक, GUH, ठीक।
अब ये टर्म आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है, तो लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, और पेरोल क्या है, इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज है। किस तरह से एक इंडिविजुअल ने उस लैंग्वेज को यूज किया है तो वो पेरोल कहलाएगा। और इसके अब दो टर्म और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है वो आपके दोनों टर्म निकले हुए हैं साइन से, ठीक है। जो साइन है उससे दो टर्म निकले हैं आपके, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ठीक। अब सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। जो सिग्निफायर है वो है आपका साउंड इमेज। हम किसी भी चीज को बोलने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने ट्री कहा, तो ये एक साउंड इमेज है, ठीक है। जो हमने इसको कहा तो ये एक साउंड इमेज है। और सिग्निफाइड क्या है, जब हमने इस वर्ड को कहा तो हमारे माइंड में जो मेंटल हमारा जो कॉन्सेप्ट आया, हमारे माइंड में एक इमेज जनरेट हुई, दैट इज, जैसे हम कह दें कि हमारे माइंड में एक ट्री की इमेज जनरेट हुई, तो ये सिग्निफाइड है। सिग्निफायर क्या है, साउंड इमेज, जैसे हमने ट्री बोला तो हमारे सामने ये आया तो ये सिग्निफायर हो गया। और सिग्निफाइड हुआ ये मेंटल कॉन्सेप्ट या मेंटल जो हमारे माइंड में एक इमेज बनी, दैट इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। और इनके दो इंपॉर्टेंट टर्म और हैं, सिंक्रोनिक एंड डाइसिंक्रोनिक। ये दोनों ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की, इससे भी एक दो क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो ये दोनों सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं फर्डिनांड डी सेशोर की एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊंगी जिसमें इन कॉन्सेप्ट को और ज्यादा खोल करके बताया जाएगा। सारे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करूंगी ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप और बेहतर समझ पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें थ्योरिस्ट। नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉ। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी करता है ह्यूमन हिस्ट्री को, ह्यूमन कल्चर को। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को अप्लाई किया है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है बाइनरी अपोजिशन का। हम पीछे समझ के आ रहे हैं व्हाट इज बाइनरी अपोजिशन। वन साइड एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक अपोजिट कॉन्सेप्ट भी है। जैसे हमने कहा किंग तो क्वीन है, मेल कहा तो फीमेल है, डेथ कहा तो लाइफ है, तो दैट इज बाइनरी अपोजिशन। मिथ्स है एक कल्चरल स्टोरी को कहते हैं, ठीक। और माइथिंग्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मिथ। ये पूछा जाता है आपसे। आपको कई कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखने होंगे कि बस उनको आप 2-3 वर्ड्स में समझ सकें, तो आप इन टर्म को सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मिथ, ठीक। और ये वाला जो है ब्रिक कॉलेज, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बाइनरी अपोजिशन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक। ब्रिक कॉलर क्या है, वन हु क्रिएट्स यूजिंग अवेलेबल मटेरियल। कोई भी ऐसी चीज जो कि बनाई जाती है, अवेलेबल मटेरियल जो है उसी से हम उसको जनरेट करते हैं तो ब्रिक कॉलर कहलाता है। और उस चीज को जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो ब्रिकोलेज कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी जो है, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ये भी प्रीवियस ईयर में आपका पूछा जा चुका है। इसमें मैंने मेजरली वही चीजें इंक्लूड की हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आती हैं, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें रोनाल्ड बार्ट्स। रोनाल्ड बार्ट्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। इन्होंने इंपॉर्टेंट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो दिया है मिथ, कोर्स, रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है माइथोलॉजीज जो कि 1957 में आया था, एंड एसएनजी जो कि 1917 में आया था। आपको मैंने इनमें ईयर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आने लगे हैं। वो वर्क दे देते हैं और कहते हैं अरेंज कीजिए इनको क्रोनोलॉजी में, तो इसलिए आप जो भी अपना वो याद करें वर्क, उसके साथ साथ ही उसका ईयर भी याद कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं वो व्लादिमीर प्रॉप हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है 31 नरेटिव फंक्शन दिए हैं एक स्टोरी के। कोई भी एक स्टोरी होगी, मेनली इनकी जो
जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो रिलेट करते हैं रशियन फोकटेल से। तो उन्होंने उसके एक फोकटेल है, उसके 31 नरेटिव फंक्शन हो सकते हैं, उन्होंने ये बताया है। और कैरेक्टर स्फीयर जो टर्म है ये बताता है कि एक वर्क में, एक टेल में इतने टाइप के 7 टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया है हीरो होगा, फॉल्स हीरो होगा, विलन होगा, प्रोवाइडर होगा, हेल्पर होगा, इस तरह से करके उन्होंने 7 कैरेक्टर्स बताए हैं, 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर बताए हैं। इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो हो जाता है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फोकटेल। मॉर्फोलॉजी ये 1928 में आया हुआ आपका वर्क है। नेक्स्ट है चार्ल्स सैंडी पियर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं आपके, ठीक। इसमें है जो आपका फर्स्ट है, ये जो तीनों हैं ये आपके 3 काइंड्स ऑफ साइन के अंदर आते हैं। 3 काइंड्स ऑफ साइन, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में से हैं। आइकॉन, इंडेक्स एंड सिंबल। पहले समझते हैं आइकॉन को। जो आपका आइकन है वो क्या है, एक साइन है जो कि रिजेंबल करता है किसी चीज से। कोई भी साइन किसी चीज से रिजेंबल करेगा या वो बिल्कुल सिमिलर होगा। जैसे कि अगर हम किसी का फोटोग्राफ लें, किसी पर्सन का, तो वो किसको सिंबलाइज करेगा, उस पर्सन को, ठीक, उस पर्सन को सिंबलाइज करेगा। और इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन दिखाता है। जैसे अगर हमने कहा फायर, तो फायर डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, स्मोक से, वो स्मोक से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर हमने कहा फुटप्रिंट, तो फुटप्रिंट किससे कनेक्ट होंगे, वो कनेक्टेड होंगे या तो कोई एनिमल के फुटप्रिंट है वो, या फिर वो किसी पर्सन के फुटप्रिंट है। तो इंडेक्स हमें किस क्या मीनिंग है इसका, डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन किससे, अगर कोई सिंबल है फायर तो वो क्या बताएगा कि वहां पर स्मोक है। अगर फुटप्रिंट है तो वो हमें सिंबलाइज करेगा कि वहां पर कोई पर्सन है या किसी एनिमल के फुटप्रिंट है। और सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है जो हमें एक सोशल कन्वेंशन से जो हमें एक मीनिंग मिलता है वो सिंबल में आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट पर, है मिखाइल बाख्तिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चार्ल्स सैंडी पियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिखाइल बाख्तिन, इनका ये रिपीटेडली ये 2024 में भी आया है, डायलॉजिज्म है, टर्म इसका हिट्रोग्लेशिया है, मल्टी रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। इसका मीनिंग यही पूछा गया है एग्जाम में कि इसका मीनिंग क्या है, तो मल्टी रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। कार्निवल, कार्निवल इनका एक टर्म है जो कि दिखाता है कि हायरार्की ऑफ अ वर्क। जैसे कि अगर कोई किंग है तो वो मतलब ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो हंस रहा हो ज्यादा, या कोई पुअर पर्सन एक किंग की तरह रिएक्ट करने लगेगा, तो वो एक रिवर्सल दिखाते हैं हायरार्की का। तो ये कार्निवल टर्म उससे कनेक्टेड है। और इसमें ये जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क एक इंक्लूड किया है मैंने, डायलॉजिक इमेजिनेशन, जो 1975 में आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं रोमन जैकॉब्सन। रोमन जैकॉब्सन आपके फॉर्मुलिज्म से रिलेट करते हैं और आपके स्ट्रक्चरलिज्म से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक है, इन्होंने 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है इनका। 6 फंक्शन बताए हैं इन्होंने आपके स्ट्रक्चर इसके लैंग्वेज के। 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताए हैं। पोइटिक फंक्शन बताया है, सिलेक्शन और एंड कॉम्बिनेशन बताया है। एक इंपॉर्टेंट फिगर और हो जाते हैं A.J. ग्रीमेयर, इन्होंने दिया है एक्टेंटिक मॉडल और सेमियोटिक स्क्वायर, ठीक है। एंड एक्टेंटिक मॉडल में क्या देते हैं, ये देते हैं 6 बेसिक रोल ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी के कौन कौन से बेसिक रोल हैं वो आपको 6 बेसिक रोल बताते हैं। और
सेमियोटिक स्क्वायर क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है दो अपोजिट आइडियाज के बीच में कोई रिलेशनशिप या नेगोशिएशन। जैसे नेगोशिएशन से हम क्या समझेंगे? जैसे कि हमने कहा लव और हेट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं लव को, नॉट हेट। ये एक नेगोशिएशबल कॉन्सेप्ट है। और हेट को कह सकते हैं नॉट लव। तो ये सेमियोटिक स्क्वायर में इनका ये टर्म आता है जिसका मीनिंग ये रहा। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है स्ट्रक्चरल सेमियोटिक, 1966 में आता है। ओके, जो लास्ट है और जो 9th आपके थ्योरिस्ट हैं वो है गेरार्ड जिनेट। इन्होंने 3 आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं। फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है नरेटोलॉजी। नरेटोलॉजी ये दिखाता है कि हम किस तरह से जो स्टोरी है वो कंस्ट्रक्ट की गई है, और नरेटिव टाइम वो किस टाइम के हिसाब से लिखी है। मान लीजिए आपका स्टार्टिंग है, फिर मिडल है और फिर लास्ट उसमें दिखाया गया है, या आपकी बीच से स्टोरी उसको सुना दी गई है, BAC इस तरह से आपकी स्टोरी डिजाइन की गई है, तो वो नरेटिव टाइम दिखाता है कि किस क्रोनोलॉजी में वो लिखी गई है। फोकलाइजेशन का मतलब ये होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, किस नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम उसके हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, किस नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो फोकलाइजेशन आता है। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है नरेटिव डिस्कोर्स। नेक्स्ट और लास्ट मूव करते हैं इनके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। इनका जो क्वेश्चंस है वो काफी सारे आए हुए हैं, जो 2025 जनवरी 2025 में जो आया हुआ है। देखिए इससे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते आए हैं। तो लैंग्वेज हमने बताया था सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, किस तरह से सिस्टम चलता है। और पेरोल क्या है? अटरेंस है, कोई भी वर्ड को कहना। ठीक है, कोई बोल रहा है इंडिविजुअल, उस वर्ड को अटर करना। ठीक है, लैंग्वेज इन एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सिस्टम है। ठीक है, ये क्लियर लग रहा है। द ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज, ये ठीक हो सकता है। पेरोल इज ए लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जो पेरोल है वो क्या है? प्रोड्यूस है, एक्चुअली प्रोड्यूस जो लैंग्वेज कही जा रही है बाय इट्स यूजर, जो उसे यूज करता है। फॉलोइंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, यानी कि उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो बोली जाती है वो पेरोल है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय इट्स यूजर फॉलोइंग पेरोल। नहीं, लैंग्वेज ये नहीं है, एक्चुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग पेरोल को यूज करके तो लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज को यूज करके पेरोल बना है। आगे है पेरोल इज एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, पेरोल एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है? नहीं, लैंग्वेज का सिस्टम नहीं है, वो तो अटरेंस है, वो बोलने का फिजिकल तरीका है। और नेक्स्ट आ जाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें देखते हैं लास्ट, लैंग्वेज एंड पेरोल आर नॉट रिलेटेड टू वन लैंग्वेज एज कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये रिलेट नहीं करते, ये आपस में कनेक्टेड ही है दोनों टर्म। तो ठीक है, इसमें हमारे ए और बी करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लेटेस्ट ही पूछा गया है। कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक, ये कौन इसके ऑथर है? अभी हमने पढ़ा है, ये फर्डिनेंड डी सेश्योर है और ये 1916 में आया हुआ है। ये रिपीटेडली कई बार पूछा गया है, कई बार क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख करके पढ़िएगा। मैंने इसमें की कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है और सभी मेजर राइटर्स को इंक्लूड किया है। और डिटेल में हम इसको इंडिविजुअल थ्योरिस्ट को रख करके पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर आगे चल करके ब्रिटिश इंडियन सभी वर्क पर, सभी लिटरेचर पर आपके मैं वीडियो बनाऊंगी। और जिस तरह से मैंने इन कॉन्सेप्ट को कवर किया है मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।